स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी कि व्यवहारिक एवं व्यावसायिक सांख्यिकी के बारे में जानेंगे, जिसमें मैंने इसके सारे यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और उन कुछ क्वेश्चंस में लगभग 40 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो दोस्तों, इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, कोई भी पॉइंट मिस ना करिए, क्योंकि आप जैसा कि मैंने अभी बताया कि 40 क्वेश्चंस होंगे, तो 40 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। और भी मैंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं। आप SWT BCom क्लासेस में जा करके प्लेलिस्ट इसका खोल लीजिए, सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और ये दोस्तों, ये जो मैं आपके लिए सेशन लाई हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ इसको एंड तक देखें। और एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड, नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, लास्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक और बात, इस सेशन में दोस्तों मैंने सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, लेकिन फिर भी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस क्वेश्चन का हिंदी भी पढ़ के बताऊंगी, यानी कि इसका हिंदी भी इसमें मैं बताऊंगी। सो प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिएगा भी ज़रूर, तो आपको दोनों में ही क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम एंड लास्ट है केरल। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि केरल। लास्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप सभी का पेपर, यानी कि जो भी BCom के स्टूडेंट्स हैं उनका एक पेपर हो चुका है, एक यानी कि एक दिन में 2 पेपर हो चुका है, वो है इनकम टैक्स और इंश्योरेंस का। तो प्लीज़ अगर पेपर अच्छा गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। फर्स्ट ऑप्शन है 71.04, नेक्स्ट है 72.04, थर्ड है 73.04 या फिर फोर्थ है 74.04। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि 74.04। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट इज। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। फर्स्ट ऑप्शन है चंडीगढ़, नेक्स्ट ऑप्शन है पौंडीचेरी, थर्ड ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, एंड लास्ट है दादर एंड नागर हवेली। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दादर एंड नागर हवेली। दोस्तों, इसमें मैंने नंबरिंग नहीं की है क्योंकि टाइम कम था और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कराने थे, इसलिए उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं पढ़ के तो बता ही रही हूँ। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दादर एंड नागर हवेली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, as per the 2011 census which one of the following states has the highest urban population in India। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में सबसे अधिक शहरी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, नेक्स्ट ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है MP यानी मध्य प्रदेश, एंड लास्ट है UP यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 630, नेक्स्ट ऑप्शन है 640, थर्ड ऑप्शन है 650 एंड लास्ट ऑप्शन है 660। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 640। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर 2011 के अकॉर्डिंग, मतलब उसके सेंसस के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं। तो जितना भी इससे रिलेटेड अगर आपको मिल रहा है तो वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इम्पॉर्टेंट है तभी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें से रिलेटेड। सो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। 2011 के अकॉर्डिंग जितने भी सेंसस हुए हैं, यानी कि जैसे कि अभी मैंने जितने इसमें क्वेश्चंस करा दिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जो 2011 के जनगणना के अनुसार था। तो इसको अच्छे से देखिएगा, और भी अगर आपको कहीं से मिलता है तो उससे भी पढ़ लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊं, ताकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा भाग निम्नलिखित का परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है हाई बर्थ रेट, यानी कि उच्च जन्म दर। नेक्स्ट है हाई डेथ रेट, यानी कि उच्च मृत्यु दर। एंड थर्ड है हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, यानी कि उच्च जीवन की अपेक्षा। एंड लास्ट है मोर मैरिड कपल्स, यानी कि अधिक विवाहित जोड़े। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हाई बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई। हमें बताना है इसमें कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आया, यानी कि कब लागू हुआ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 2011, नेक्स्ट ऑप्शन है 1947, थर्ड ऑप्शन है 1952 एंड लास्ट ऑप्शन है 2000। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 2000 में ये क्या हुआ, लागू हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर करने से पहले, यानी कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसे लगता है हमें सब आता है, और हम जल्दी के चक्कर में जो आंसर सही होता है उसको छोड़ के दूसरे वाले को लगा देते हैं। इसीलिए धैर्यपूर्वक काम करें, इतना भी धैर्यपूर्वक ना करें कि आपका पेपर छूट जाए। टाइम के अकॉर्डिंग करें, लेकिन पेपर अच्छे से पढ़ें और फिर आंसर करें। आई होप मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्शरी एक्टिविटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक गतिविधि नहीं है, यानी कि टर्शरी एक्टिविटी में नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है बैंकिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि परिवहन एवं संचार। थर्ड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि प्रशासनिक सेवा। एंड लास्ट है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि भवन एवं निर्माण कार्य। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। दोस्तों, ये जो टर्शरी एक्टिविटीज रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि अगर आपने 11th में अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी, सो आई होप सभी ने की होगी, क्योंकि कॉमर्स उस टाइम स्टार्ट होता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, खास करके सीबीएसई बोर्ड में स्टार्ट होता है 11 से कॉमर्स, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में तो 11 से ही है, उससे पहले नहीं है। सो इसमें हमने 3 तरीके की एक्टिविटीज़ पढ़ी हुई थी। आपने ध्यान दिया होगा तो हमने इंडस्ट्री में पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सो अगर आपको याद होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर्स एज वेल एज रिसोर्सेज देमसेल्व्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन बनाने के साथ साथ स्वयं संसाधन भी है। फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल्स, यानी कि पशु। नेक्स्ट है प्लांट्स, यानी कि पौधे। थर्ड है ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव। एंड लास्ट है नेचर, यानी कि प्रकृति। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ह्यूमन बींग्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टैटिक्स ब्रांचेस इंक्लूड, यानी कि सांख्यिकी शाखाओं में शामिल है।
फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यानी कि व्यवहारिक सांख्यिकी। नेक्स्ट है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी कि गणितीय सांख्यिकी। थर्ड है इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स यानी कि उद्योग सांख्यिकी। एंड लास्ट है बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही इंक्लूडेड हैं इसमें। दोस्तों इसमें मैंने जैसे कि बताया 40 क्वेश्चंस कराए हैं। 40 क्वेश्चंस मिसलेनियस हैं यानी कि चारों यूनिट्स को मिला करके ये 40 क्वेश्चन है। तो ये चीज़ अगर आपने अच्छे से अगर पढ़ी है यानी कि अगर चारों यूनिट पढ़ रखा है तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से यूनिट से बना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब लाइक एंड शेयर तो कर ही देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट यानी कि आर्थिक योजना एक विषय है। फर्स्ट ऑप्शन है इन द यूनियन लिस्ट संघ सूची में। नेक्स्ट है इन द स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में। थर्ड है इन द कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में। एंड लास्ट है अनस्पेसिफाइड इन एनी स्पेशल लिस्ट यानी कि विशेष सूची में अनिर्दिष्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग यूनियन लिस्ट में आता है यानी कि आर्थिक योजना जो है वो किस में आता है, वो विषय है। आर्थिक योजना विषय है संघ सूची में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस स्टूडेंट्स ने भी इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद की है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इसको सपोर्ट करते रहें, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें और देखना भी ना भूलें क्योंकि जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आई होप वो सभी आपके लिए अच्छे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपके एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस फंसे हों, वो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो पहला इससे एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा गया है आपका। तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। वैसे मैं आशा करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा और नेक्स्ट आने वाले भी अच्छे ही जाएंगे क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ाई किया है किसी ने भी तो उसका एग्ज़ाम भाई अच्छे से ही जाएगा। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। सो अब MCQ भी देख लीजिएगा क्योंकि MCQ पेपर ही होना है। तो थ्योरी चाहे हम जितना पढ़ लें, अगर MCQ भी हम पढ़ लेते हैं तो हमको क्लियर होती चली जाती हैं चीज़ें। सो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया है मैंने। सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्ट गाइस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन यानी कि नियोजन आयोग। थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। नेक्स्ट है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है विच सब्जेक्ट कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। नेक्स्ट है फिशरीज यानी मत्स्य पालन। थर्ड है मार्केट यानी कि बाजार। एंड लास्ट है सेंसस यानी कि जनगणना। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि न्यूज़पेपर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज NSSO यानी कि NSSO क्या है, इसके फुल फॉर्म बताने हैं यानी कि इसका पूरा जो डिटेल में इसका क्या मीनिंग है उसके बारे में बताना है। सो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है नेशनल सोशल साइंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संगठन। नेक्स्ट है नेशनल सोशल स्टडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन संगठन। एंड थर्ड है नेशनल सिक्योरिटी साइंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान संगठन। या फिर लास्ट ऑप्शन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन
यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CSO। CSO का फुल फॉर्म जैसे मान लीजिए अगर पूछ लिया, इसी क्वेश्चन में डबल क्वेश्चंस बन जाएंगे, यानी कि ये तो क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे शो ही हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों जैसे CSO है तो CSO का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं, यानी कि हिंदी में बता देती हूँ कि क्या है इसका मतलब। इसमें बोला है कि मेन फंक्शन इसका बताना है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO, इसको हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं, और इसका जो शॉर्ट है वो है CSO। इसका मुख्य कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मुद्रा आपूर्ति का निर्धारण। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रहण। थर्ड है कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड डेटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण। या फिर लास्ट ऑप्शन प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि मूल्य निर्धारण। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि CSO का मेन फंक्शन जो है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्य कार्य है वो है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रहण। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, द SDRD इज लोकेटेड एट, यानी कि SDRD डैश में स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में हमको बताना है। पहले तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि SDRD आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले इसका मैं फुल फॉर्म बता दूं आपको। SDRD का फुल फॉर्म होता है सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न, हिंदी में है सर्वेक्षण डिज़ाइन एवं अनुसंधान विभाग। अब आइए जान लेते हैं कहाँ पर ये स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, नेक्स्ट है कोलकाता, थर्ड है बैंगलोर एंड लास्ट है मुंबई। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है, यानी कि ये न्यू दिल्ली में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन इज लोकेटेड एट, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन का ऑफिस कहाँ पर स्थित है, यानी कि अगर हिंदी में इसको जाने हम तो हिंदी में इसका मतलब होता है, मैंने वैसे हिंदी में बता दिया, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन हो गया, पब्लिकेशन हो गया, ये सब की भी हिंदी जानना ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में स्टूडेंट्स अगर आपको बताऊंगी तो हिंदी वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको हिंदी में भी बता देती हूँ। इसका क्वेश्चन जो है वो है समन्वय एवं प्रकाश विभाग का कार्यालय, यानी कि समन्वय एवं प्रकाश विभाग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, नेक्स्ट ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है बैंगलोर एंड लास्ट ऑप्शन है जयपुर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु हैड मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट एट नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पहला अटेम्प्ट किसने किया था। इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में प्रथम प्रयास किसने किया था, या फिर किसके द्वारा किया गया था, कौन है जिसने किया था। कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन उससे उसकी मीनिंग चेंज नहीं होने वाली फ्रेंड्स। अगर आती है क्वेश्चन तो आप लोग कर ले जाएंगे, मुझे आशा है, क्योंकि इसमें अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे भी आप कर ही लेंगे अगर आता है तो। इसका ऑप्शन पर जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसर DR गदगिल, और नेक्स्ट है साइमन कुजनेट्स एंड थर्ड है JM कीन्स एंड लास्ट है ग्रेगरी किंग। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सही है, यानी कि ग्रेगरी किंग ने राष्ट्रीय आय लेखांकन में प्रथम प्रयास किया था, यानी कि ग्रेगरी किंग ने पहला अटेम्प्ट किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट किया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, यानी कि अगर स्टॉक ऑफ कैपिटल में बढ़ोतरी होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। अब हिंदी में भी जान लेते हैं, वैसे तो मैंने हिंदी समझा दिया है, लेकिन फिर भी इसकी जो शुद्ध हिंदी जो होगी वो क्या है, यानी कि उसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ।
सो क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं आप दोस्तों अच्छे से, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो सुनिएगा। पूंजी के स्कंद में होने वाली वृद्धि को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल लॉस यानी कि पूंजी हानि। नेक्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट यानी कि पूंजी लाभ। थर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण। और लास्ट है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन इसको कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बताया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है मूविंग एवरेजेस यानी कि चल माध्य। फर्स्ट ऑप्शन है गिव द ट्रेंड इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में प्रवृत्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेजर द सीजनल वेरिएशंस यानी कि सामयिक विविधताओं को मापता है। थर्ड है स्मूथ आउट द टाइम सीरीज यानी कि काल श्रेणी को सुचारू बनाता है। एंड लास्ट है नन ऑफ देम यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है स्मूथ आउट द टाइम सीरीज यानी कि काल श्रेणी को सुचारू बनाता है चल माध्य। इसका मीनिंग यहाँ पे बताना था इस क्वेश्चन में, यानी कि मूविंग एवरेज। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितने भी जो भी मेन टॉपिक हैं, जो भी आपके मेन टॉपिक हैं उसको अच्छे से पढ़ ले कि आखिर होता क्या है, ताकि अगर वो ऑप्शंस के रूप में आ जाए तो आप पहचान सके कि उसमें से कौन सा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22 है टाइम सीरीज डेटा हैव अ टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि काल सारणी आंकड़ों में कुल कितने घटक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3, नेक्स्ट ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 5, लास्ट ऑप्शन है 4। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 4। इसमें 4 घटक होते हैं यानी कि 4 कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यानी कि समय के बराबर अंतराल पर अभिलिखित अवलोकनों के समूह को कहा जाता है। यानी कि एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है जो रिकॉर्डेड होता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि समय के बराबर अंतराल पर जो भी अभिलिखित अवलोकन होता है उसके समूह को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एरे डेटा यानी कि व्यूह आंकड़ा। नेक्स्ट है डेटा यानी कि आंकड़ा। एंड थर्ड है ज्योमेट्रिक सीरीज यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। एंड लास्ट है टाइम सीरीज डेटा यानी कि काल श्रेणी आंकड़ा। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है यानी कि टाइम सीरीज डेटा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रोस्पेरिटी रिसेशन एंड डिप्रेशन इन अ बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ यानी कि व्यवसाय में समृद्धि मंदी एवं अवसाद उदाहरण है। यानी कि अगर बिजनेस में समृद्धि होता है यानी कि प्रोस्पेरिटी होता है, मंदी होता है यानी रिसेशन होता है, अवसाद होता है यानी डिप्रेशन में होता है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है इरेगुलर ट्रेंड यानी कि अनियमित प्रवृत्ति। नेक्स्ट है सेकुलर ट्रेंड दीर्घकालीन प्रवृत्ति। थर्ड है साइक्लिकल ट्रेंड यानी चक्रीय प्रवृत्ति। या लास्ट है सीजनल ट्रेंड, इसको हिंदी में कहते हैं मौसमी प्रवृत्ति। तो इसका आंसर है साइक्लिकल ट्रेंड यानी कि ये जो एग्जाम्पल है वो है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है बैरोमेट्रिक मेथड्स आर यूज्ड टू फोरकास्ट यानी कि डैश का पूर्वानुमान करने के लिए बैरोमीटर विधि का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीजनल वेरिएशन यानी कि मौसमी विचरण। नेक्स्ट है सेकुलर ट्रेंड यानी कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति। थर्ड है साइक्लिकल वेरिएशन यानी चक्रीय विचरण। एंड लास्ट है इरेगुलर वेरिएशन यानी कि अनियमित विचरण। इसका आंसर जो है वो है सी यानी कि साइक्लिकल वेरिएशन। बैरोमेट्रिक मेथड का यूज़ किया जाता है साइक्लिकल वेरिएशन के फोरकास्ट के लिए, यानी कि पूर्वानुमान करने के लिए बैरोमेट्रिक विधि का उपयोग किया जाता है, वो है चक्रीय विचरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है
ट्रेंड प्रोजेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ फोरकास्टिंग, यानी कि प्रवृत्ति प्रक्षेपण किस प्रकार के पूर्वानुमान का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, नेक्स्ट है टाइम सीरीज यानी कि काल श्रेणी, थर्ड है बैरोमेट्रिक यानी कि बैरोमेट्रिक को हिंदी में बैरोमेट्रिक ही कहते हैं, एंड लास्ट है इकोनोमेट्रिक यानी कि इकोनोमेट्रिक, इसको भी हिंदी में इकोनोमेट्रिक ही कहते हैं। सो इसका आंसर जो है वो है टाइम सीरीज यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइम सीरीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है द बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट सीजनल वेरिएशन इज, यानी कि मौसमी विचरण को ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल एवरेज मेथड यानी कि सरल माध्य विधि, नेक्स्ट है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड यानी कि चल माध्य अनुपात विधि, थर्ड है रेशियो टू ट्रेंड मेथड यानी कि प्रवृत्ति अनुपात विधि, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर है 28। आइए देखते हैं कि क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है। द टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प्स टू, यानी कि टाइम सीरीज एनालिसिस भाई किस में मदद करता है, यानी कि काल श्रेणी विश्लेषण सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपेयर द टू और मोर टाइम सीरीज, यानी कि दो अथवा अधिक काल श्रेणी की तुलना में, यानी कि इसको कंपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नो द बिहेवियर ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के व्यवहार को ज्ञात करने में मदद करता है। या फिर थर्ड मेक प्रिडिक्शंस, यानी कि भविष्यवाणी करने में मदद करता है, सहायता करता है, टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प करता है। या फिर लास्ट, यानी कि जो चारों ऑप्शन हैं चारों सही हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि ऑल। ये जो चारों, ये ऊपर के तीनों जो हैं उन सभी में ये हेल्प करता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जैसे कि मैंने बताया इस तरीके से हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, यूं ही इस तरीके आगे बढ़ाते रहिए। और आप सभी का धन्यवाद जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है द डैश इंडेक्स नंबर हैज़ अ वाइड स्कोप, यानी कि डैश सूचकांक संख्या का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसका क्या है नंबर जो है वाइड स्कोप होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसका स्कोप होता है, क्षेत्र व्यापक होता है। इसका जो है ऑप्शन है क्वांटिटी इंडेक्स यानी कि मात्रा सूचकांक का, नेक्स्ट है जनरल इंडेक्स यानी कि सामान्य सूचकांक का, थर्ड है प्राइस इंडेक्स यानी कि कीमत सूचकांक, एंड लास्ट है स्पेशल इंडेक्स यानी कि विशेष सूचकांक। तो इसका जो ऑप्शन होगा आंसर जो होगा इसका वो ऑप्शन होगा सी यानी कि प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है एन इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड फॉर अ सिंगल कमोडिटी इज कॉल्ड, इसका हिंदी में मतलब होता है एकल वस्तु के लिए गणना की गई एक सूचकांक संख्या को क्या कहा जाता है, यानी कि कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपोजिट इंडेक्स यानी कि संयुक्त सूचकांक, नेक्स्ट है सिंपल इंडेक्स यानी कि सरल सूचकांक, थर्ड है इंडेक्स यानी कि सूचकांक, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सिंपल इंडेक्स कहते हैं, यानी कि वो इंडेक्स नंबर जो कि एक सिंगल कमोडिटी पे कंप्यूट किया जाता है उसको हम सिंपल इंडेक्स कहते हैं, यानी कि एकल वस्तु के लिए गणना की गई एक सूचकांक संख्या को सरल सूचकांक कहा जाता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि सरल सूचकांक किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एक सिंगल कमोडिटी है अगर उसकी गणना की गई है तो उस एक सूचकांक संख्या को यानी कि उसको कहते हैं हम सरल सूचकांक यानी कि सिंपल इंडेक्स सरल सूचकांक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है इन द फिक्स बेस मेथड, यानी कि फिक्स बेस मेथड में द बेस पीरियड शुड बी, बेस पीरियड होता है यानी कि स्थिर आधार विधि में आधार अवधि होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है मीडियन यानी कि माध्य का, नेक्स्ट है मीन यानी कि माध्य, थर्ड है लार्ज यानी कि विशाल, एंड लास्ट है नॉर्मल यानी कि सामान्य।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नॉर्मल। फिक्स बेस मेथड में बेस पीरियड नॉर्मल होना चाहिए। स्थिर आधार विधि में जो आधार है वो सामान्य होनी चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है द मोस्ट स्वीटेबल एवरेज इन चेन बेस मेथड इज, यानी कि श्रृंखला आधार विधि में सबसे उपयुक्त औसत है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थमेटिक मीन यानी कि समानांतर माध्य। नेक्स्ट है मीडियन यानी कि माध्य का। एंड थर्ड है मोड यानी कि बहुलक। एंड लास्ट है ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। सबसे स्वीटेबल एवरेज जो है चेन बेस मेथड में वो है ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 है द बेस्ट मेथड टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज इज, यानी कि वस्तुओं की कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन को मापने की सबसे अच्छी विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यानी कि मात्रा सूचकांक संख्या। नेक्स्ट है वैल्यू इंडेक्स नंबर यानी मूल्य सूचकांक संख्या। थर्ड है वॉल्यूम इंडेक्स नंबर यानी कि परिणाम सूचकांक संख्या। एंड लास्ट है प्राइस इंडेक्स नंबर यानी कि कीमत सूचकांक संख्या। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी कि जो सबसे बेस्ट मेथड है, अच्छा मेथड है जो कि मेजर करता है रिलेटिव चेंज में प्राइस ऑफ कमोडिटीज को, वो है प्राइस इंडेक्स नंबर। यानी हिंदी में भी जान लेते हैं कि वस्तुओं की कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन को मापने की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो है कीमत सूचकांक संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, यानी कि इसमें से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान करने की मात्रात्मक विधि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग यानी कि घातांक संरेखण। नेक्स्ट है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल यानी स्व प्रतिगामी मॉडल। थर्ड है इनपुट आउटपुट एनालिसिस यानी कि इनपुट आउटपुट विश्लेषण। एंड लास्ट है द डेल्फी मेथड यानी कि डेल्फी विधि। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस, यानी कि ये जो है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग नहीं है। इसमें देखिए नहीं पूछा है, इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और फिर करें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा, इसमें देखिए जैसे नहीं लिखा हुआ था, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि हम नहीं को छोड़ करके बाकी का सब पढ़ लेते हैं और उसके बाद आंसर भी हमको लगता है अरे हाँ यही सही होगा, लेकिन क्या है नहीं पूछा है तो फिर उससे हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और अच्छे से आंसर करें। तो इसमें जो नहीं लिखा हुआ था यानी कि फोरकास्टिंग का क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा नहीं है, तो वो हमको बताना था। और जो 4 मेथड दिए हुए हैं आप देख सकते हैं इसमें, तो जिसमें इसमें से इनपुट आउटपुट एनालिसिस था, ये जो था वो है पूर्वानुमान करने की मात्रात्मक विधि नहीं था। सो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 35 है लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इज इक्वल टू, यानी कि चालू वर्ष के श्रेणी सापेक्ष बराबर है। मैंने यहाँ पर लिसनर्स इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं, क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस देती फॉर्मूले का तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर प्रोवाइड किया है। तो इसका आंसर है प्राइस ऑफ द करेंट ईयर अपॉन प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100, यानी कि का मूल्य अपॉन गत वर्ष का मूल्य इनटू 100, यही इसका आंसर है। आप इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो गई है, आप मैंने इसमें बोला है इसीलिए सुन के भी समझ सकते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पाश्चे प्राइस इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि पाश्चे प्राइस इंडेक्स नंबर को और किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेस ईयर वेटेड, यानी कि भारित आधार वर्ष। नेक्स्ट है करेंट ईयर वेटेड, यानी कि भारित वर्तमान वर्ष। थर्ड है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, यानी साधारण सकल सूचकांक। एंड लास्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पाश्चे प्राइस इंडेक्स नंबर को हम करंट ईयर वेटेड के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप सभी को जितने भी मैंने इसमें अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं सभी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको इसमें प्रॉब्लम है
कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई भी इश्यू है तो जैसे कि मैंने भी पहले ही बताया है कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसकी प्लेलिस्ट यानी कि मैंने जैसे बताया कि सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं रिलेटेड टू 6 सेमेस्टर, यानी कि 6 सेमेस्टर से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं सब्जेक्ट के वो सारे अपलोडेड हैं इस चैनल पे, यानी SWT BCom क्लासेस पे। तो आप उस पर जा करके प्लेलिस्ट खोल करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और अच्छे से देखिएगा, ताकि अगर कोई भी एग्ज़ाम में फंसता है तो आपको छोड़ के ना आए, उसको आंसर करके आए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप मैंने जितनी बातें बताई आपको समझ में आई होंगी, और मैं आशा करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो और अच्छा जाए। और दोस्तों अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को प्लीज़, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर हैविंग डाउनवर्ड बायस इज, यानी कि अनुगामी पूर्वाग्रह वाली सूचकांक संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है लेस्पियर इंडेक्स यानी लेस्पियर सूचकांक। नेक्स्ट है पाश्चे इंडेक्स यानी कि पाश्चे सूचकांक। थर्ड है फिशर्स आइडियल इंडेक्स यानी कि फिशर आदर्श सूचकांक। एंड लास्ट है मार्शल एजवर्थ इंडेक्स यानी कि मार्शल एजवर्थ सूचकांक। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लेस्पियर इंडेक्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि मार्शल एजवर्थ कीमत सूचकांक प्रस्तावित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है वन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट यानी कि एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट है टू इंग्लिश इकोनॉमिस्ट यानी दो अंग्रेजी अर्थशास्त्री। थर्ड है थ्री इंग्लिश इकोनॉमिस्ट यानी तीन अंग्रेजी अर्थशास्त्री। एंड लास्ट है मैनी इंग्लिश इकोनॉमिस्ट यानी कि विभिन्न अंग्रेजी अर्थशास्त्री। तो ये जो इंडेक्स है वो प्रपोज किया गया था टू इंग्लिश इकोनॉमिक्स के द्वारा, यानी कि इसका आंसर है टू इंग्लिश इकोनॉमिस्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है यानी कि द लेस्पियर प्राइस इंडेक्स डैश, यानी कि लेस्पियर कीमत सूचकांक डैश। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिगार्ड्स द बेस ईयर क्वांटिटीज आर एज फिक्स्ड, यानी कि आधार वर्ष की मात्रा को स्थिर मानता है। नेक्स्ट है रिगार्ड्स द करेंट ईयर क्वांटिटीज एज फिक्स्ड, यानी कि चालू वर्ष की मात्रा को स्थिर मानता है। थर्ड है रिगार्ड्स द बेस ईयर प्राइस एज फिक्स्ड, यानी कि आधार वर्ष की कीमत को स्थिर मानता है। या फिर लास्ट है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि रिगार्ड्स द बेस ईयर क्वांटिटीज आर फिक्स्ड, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। यानी कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स जो है वो है रिगार्ड्स द बेस ईयर क्वांटिटीज एज फिक्स्ड, यानी कि लेस्पियर कीमत सूचकांक आधार वर्ष की मात्रा को स्थिर मानता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जितने मैंने इसमें क्वेश्चंस कराए हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी भी मदद करता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिसके बेसिस पे दोस्तों मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें और भी अच्छा करने की प्रयास करूंगी और भी अच्छा करने का कोशिश करूंगी, ताकि आपकी कोई भी कंप्लेन ना हो। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो जैसा कि मैंने बताया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और उसमें सिर्फ किसी में 15 किसी में 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम में बैठने से पहले, क्योंकि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो वो अगर आप देख के जाएंगे तो आप ही के लिए हेल्पफुल होगा, आप ही के लिए अच्छा होगा। सो प्लीज़ उसको देखिएगा और इस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड भी ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। और
और भी वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और उस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बनाऊंगी, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइम कम है और एग्ज़ाम पास में है, तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आप अच्छे से वीडियोस देखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कीप सपोर्ट गाइस, थैंक यू।